हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट लेक्चर में अपने केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट किया और केमिकल काइनेटिक्स में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको हमने डिटेल में बात की। जहां पे हमने इंट्रोडक्शन के बाद हम एक छोटे से टॉपिक पे पहुंचे थे जिसका नाम था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे मान लो सपोज करो जैसे आप लोगों जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, कब? जब आपका टाइम पीरियड छोटा था, जिस टाइम में आपने जैसे बचपन देखा है तो उस टाइम में आपका बॉडी वेट कुछ अलग है। बात क्लियर? आपका जो भी वेट है वो मान लो पहले 20 किलोग्राम था, 50 किलोग्राम था। अब क्या है? अब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से आप में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है मतलब आपके वेट में भी चेंज आ रहा है, आपके कलर में भी चेंज आएगा, आपको जो पर्सनैलिटी उसमें भी चेंज आ रहा है। मतलब आप में क्या हो रहा है? ग्रोथ होने लग रही है। किसके साथ में? टाइम के साथ में ग्रोथ हो रही है। तो आपको अगर यदि कोई बोलेगा कि आप में क्या हो रहा है तो आप कहोगे रेट ऑफ ग्रोथ। टाइम की रिस्पेक्ट में हम जो भी चीज बोलते हैं उसको हम बोल देते हैं, उसके आगे रेट लग जाता है। अगर हम टाइम के साथ देख रहे हैं कि भाई जब मैं 5 साल का था उस टाइम में मेरे पास में 20 किलोग्राम वेट था, जैसे मेरे पास में मैं 10 साल का हुआ मेरे अंदर 35 किलोग्राम वेट हो गया। तो इस तरीके से 0 से 5 में 20 का, 0 से 10 में तो हमारे पास में 35 का। इस टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ? जब हम बोलेंगे कि 5 से 10 के बीच में जो चेंज आया, 5 से 10 के बीच में जो चेंज आया है वो कितना है? 15 kg का चेंज आया है। मतलब मेरे अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो टाइम की रिस्पेक्ट में हम चेंज निकाल रहे हैं। बात क्लियर है? अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट में किसी भी चीज में जो चेंज निकालेंगे वो मेरे पास रेट कहलाएगी। अब हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रिएक्शन में रेट चेक करनी है। और रेट कैसे चेक करेंगे? वो टाइम की रिस्पेक्ट में ही चेंज होता है। बात क्लियर? तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर यदि क्योंकि कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन रिएक्टेंट होगा और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। कोई भी रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्योंकि जिस टाइम में हम इनिशियल कंडीशन लेते हैं, ध्यान से समझनी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि मेरे पास में यहां पे रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंडीशन में जब मेरे पास टाइम 0, अब टाइम 0 होने का मतलब क्या है? टाइम 0 होने का मतलब क्या है? जिस टाइम में मेरा रिएक्टेंट 100% है, उस रिएक्टेंट में कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, हमने सिर्फ रिएक्टेंट को कैरी किया है जहां पे इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है 100% है। ठीक है, 100% है। उस टाइम में प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट तो 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट बनना कब स्टार्ट होगा? जब मेरी रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी। पहली चीज ये कि ये 100% होगा। अब सबसे पहली चीज, कोई अगर हमसे ये पूछ ले कि रिएक्टेंट कैसा है, इसका फेज क्या है, ये है कौन, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो अब मेरे पास में ये रिएक्टेंट में भी सॉलिड हो सकता है, ये रिएक्टेंट में भी लिक्विड हो सकता है, ये रिएक्टेंट में भी गैस हो सकता है। बात क्लियर है? अगर यदि ये सॉलिड लिक्विड है, मान लो हम यहां पे कहें ये कंसंट्रेशन कह सकते हैं हम इसकी, क्योंकि हम पीछे सॉल्यूशन बना के आए हैं और सॉल्यूशन में हमने देखा कि हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं अगर यदि वो मेंशन्ड है तो कोई भी चीज हर किसी को हम कंसंट्रेशन टर्म में मेंशन करते हैं, कंसंट्रेशन में मेंशन करते हैं। मतलब इसकी मेरे पास कोई कंसंट्रेशन हो सकती है। ये जो मेरे पास में कंपोनेंट है, रिएक्टेंट है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर किसी चीज में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम भी हो सकता है, इसका वॉल्यूम भी हो सकता है। ये जो रिएक्टेंट है अगर गैसियस है तो इसका प्रेशर भी हो सकता है कि भाई ये प्रेशर दिखा दे। मतलब हमारे पास में इसकी कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं हम। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया? हम इसको मोलरिटी भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में हम कोई भी टर्म दे सकते हैं, वो चाहे मोलरिटी ले, वॉल्यूम ले, चाहे हम प्रेशर ले, कोई भी चीज हो सकती है। बात क्लियर? अब इसमें चेंज आना, किसी भी चीज में चेंज आ सकता है, चाहे वो कंसंट्रेशन में चेंज आए, चाहे वॉल्यूम में चेंज आए, चाहे प्रेशर में चेंज आए। इसका मतलब अगर यदि मेरे को रेट लिखनी है किसी भी टाइम टी पे जाने पे, किसी भी टाइम टी पे जाएंगे, टाइम टी पे जाएंगे तो हमारे पास इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट में डिसोसिएशन होना स्टार्ट होगा।
और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझनी है ये बात, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम यहां पे जो भी रिएक्टेंट कर रहे हैं वो इनिशियल 100% है, 100% है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, टाइम टी पे जा रही है, तो ये 100% थोड़ी बचेगा, ये कुछ घट के आएगा, 90% होगा। तो ये कितना बनेगा, ये 10% बनेगा। ये 90% तो ये 10%, ऐसा ही होगा। अब ये रिएक्टेंट और डिसोसिएट हुआ 80%, तो उसके बाद ये 20% बनना स्टार्ट होगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये यहां से डिसोसिएशन हो रही है, यहां से फॉर्मेशन। जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि आप लोग घर से स्कूल जा रहे हो, आप लोग घर पे खड़े हो, तो उस टाइम में आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है, जब आप घर पे खड़े हो उस टाइम में स्कूल की डिस्टेंस मान लो यहां पे 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। आप जब घर पे खड़े हो तो उस टाइम में ये जो डिस्टेंस है ये 100% है। आपने चलना स्टार्ट थोड़ी किए, आप तो घर पे खड़े हो। अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया उस टाइम में यहां पे टाइम क्या है, 0 है। आप टाइम 5 मिनट बाद देखोगे, टाइम 5 मिनट बाद देख रहे हो, तो आप कुछ कवर कर ले, कुछ डिस्टेंस कवर कर चुके हो, दैट इज मान लो 500 मीटर, 500 मीटर आप आ चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप 500 मीटर आप यहां से यहां पे चल के गए हो, आपके घर की जो डिस्टेंस है, जो स्कूल है यहां पे, इसकी डिस्टेंस तो बनने लग रही है, और यहां पे स्कूल की डिस्टेंस कुछ घटने लग रही है। मतलब यहां पे इनिशियल कंडीशन में आप घर पे थे तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में हो, मैक्सिमम पोजीशन पे हो। आप जा भी सकते हो स्कूल, नहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप जैसे जैसे इधर जा रहे हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है कि आप स्कूल में जा रहे हो। बात क्लियर है। तो मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है, वो तो फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन तो बढ़नी स्टार्ट होती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। बात क्लियर है। रिएक्टेंट घटना स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट होगा। इसी चीज के बेसिस पे, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास में 2 टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको हम मेजर करते हैं। कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, पहली जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो या कहीं भी घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई भी डिस्टेंस कवर करनी है, यहां से आपने पूछा भाई किस स्पीड से आए हो आप, किस मतलब कितनी तेज आप चल के आए हो, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं पर्टिकुलर टाइम पे इतनी तेज था। आप किसी को एवरेज रेट बताते हो। एवरेज रेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज करो, सपोज करते हैं हम, आप यहां से यहां पे खड़े थे, आपका घर है, आप यहां से आप कहीं भी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो कहीं घूमने, दिल्ली में घूमने जा रहे हो, यहां आपका घर है, ठीक है। आप यहां से चले जहां पे टाइम आपका 0 है, अभी आपने डिस्टेंस कवर करना नहीं स्टार्ट किया, अभी आप सिर्फ घर पे खड़े हो, ठीक है। यहां से यहां के बीच में मान लो सपोज करो आपके बीच की डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप यहां से यहां जा रहे हो, चलना स्टार्ट किया, अब इस पे आके आप पहुंच गए, आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, आपका जो लोकेशन है आप वहां पहुंच गए हो। उसमें टाइम लगा यहां तक पहुंचने के लिए, आपको जो टाइम लगा वो मान लो 2 घंटे 3 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, ठीक है। आप यहां से चले यहां पे पहुंच गए, क्लियर है, ठीक है। अब आप एक बात सोच के देखिए, क्या कि मैं टाइम लगा के आया हूं 0 से, जहां पे मेरा घर से मैं चला था, मान लो सपोज करो आप यहां से चले 8 बजे चले, आप यहां 11 बजे पहुंच गए, तो आप इसको क्या मानोगे। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई हम कितना टाइम लगा है, वो 3 घंटे ही लगे, हम यहाँ पे 0 मान रहे हैं, यहाँ पे 3 मान रहे हैं, वो बात सेम है, बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि मुझे आने में मैं किस स्पीड से आया हूं, मैं कितनी तेज आया हूं, मैं तेज चल के आया हूं, मैं धीरे चल के आया हूं,
क्लियर है? मैं ये चीज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि हम जो चले हैं उसकी स्पीड क्या थी, हमारी स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड क्या होगी कि जो भी डिस्टेंस होगा टाइम की रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में हम इसमें ये चेंज चेक करेंगे कि हमारा चेंज कितना है, हम कहां पे निकाल रहे हैं। देखो ध्यान देना है, मैं जीरो टाइम पे t0 था, जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था, जब मैं 0 मिनट पे खड़ा हूं उस टाइम में मेरी डिस्टेंस थी, या मैं चला था वो 0 किलोमीटर चला था। मैं अपने घर पे ही तो खड़ा था, उस टाइम में मैंने कोई डिस्टेंस थोड़ी कवर किया, मैं तो एक जगह खड़ा हूं। लेकिन जैसे ही मेरा टाइम 3 घंटे हुआ, मैंने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, दैट इज 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका हूं। इसका मतलब मुझे देखो एक चीज देखनी है, टाइम 0 से 3 घंटे, मतलब मुझे कोई एक इंटरवल दिया जा रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहली चीज। एवरेज की मतलब, एवरेज का मतलब क्या हो गया कि यहां पे मेरे को जो एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा t1 टू t2, इसके बीच में मेरे को कितनी तेज चलना पड़े। मैं अभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक इंटरवल दे दिया कि इस जगह पे इतनी दूर थे आप, इस टाइम पे आप यहां पे थे, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, मेरे को रेट निकालना है। तो रेट क्या बताते हैं, रेट बताएगा फाइनली मैं कहां पे हूं, फाइनल कहां पे हूं, तो मेरी डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन टाइम इनिशियल टाइम माइनस टी फाइनल। यही तो होगा। मैंने अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन टाइम फाइनल, सॉरी इनिशियल नहीं फाइनल, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। आप एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, पीछे पढ़ा है आपने क्या, अगर हम किसी भी दो कंपोनेंट में डिफरेंस करते, फाइनल माइनस इनिशियल करते, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ध्यान देना है, हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे को रेट निकालनी है तो मैं यहां पे एवरेज रेट को किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल्टा की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। डेल्टा क्या बताता है हमें, डिफरेंस बताता है। डिफरेंस बताता है कि मैं फाइनल वहां पे था, इनिशियली मैं यहां पे था, किस टाइम इंटरवल में था, वो मेरे पास में इस टाइम इंटरवल में था, तो मेरे पास में डिफरेंस पता चलेगा, वो मेरे को एवरेज रेट के बारे में इंडिकेट करेगा। बात क्लियर है? यही चीज अगर यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूं, तो गाड़ी में जाने के साथ में मैंने एकदम से, मैं तेज चल रहा हूं, पूरी स्पीड से चल रहा हूं, और मैं एकदम से उसके स्पीडोमीटर को चेक करता हूं, स्पीडोमीटर को, कि मैं कितनी तेज चल रहा हूं, तो मुझे पता चला कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं। मैंने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसमें देखा है, ये तो मैंने फाइनल पहुंच के मैंने वहां कैलकुलेशन किया कि भाई मैं इस स्पीड से आया हूं, लगभग मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूं, मैं 50 के आया हूं या 80 के आया हूं। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे चलते चलते एकदम से मेरी नजर उस पर पड़ गई, किस पे, स्पीडोमीटर पे, और मैंने देखा मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, तो मैं बहुत आराम से मैं अपना टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पे हम ये देखेंगे कि क्या स्पीड है मेरी, वो मेरे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और एवरेज कि किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में क्या स्पीड है हमारी, या क्या स्पीड से आए हम, वही हमारे पास में क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो अब हम इनको अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है। ध्यान से समझने। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? मुझे ये चीज पता चली किसी भी टाइम इंटरवल पे, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग रहा है,
ध्यान से समझना है, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, इस टाइम में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस टाइम में जो भी है सारा रिएक्टेंट ही है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिए है। और जैसे हम आगे चलेंगे तो प्रोडक्ट मेरे पास जीरो है, क्योंकि टाइम जीरो पे जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उस टाइम में प्रोडक्ट कहां से। अब मैं टाइम टी पे जाता हूं, टाइम टी पे चले, इस टाइम में इसकी कंसंट्रेशन अब मैक्सिमम नहीं है, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, C1 हो गई, और वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, कुछ भी हो लेकिन घट गई है। या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं C मैक्सिमम माइनस सी, यही हुआ है, C मैक्सिमम माइनस सी, या इसमें कोई भी चेंज आया है तो वो डिक्रीज ही हो रही है, कुछ भी चेंज आया हो, हमें नहीं पता है कितना बना है, ये कितना घट रहा है। अगर यदि ये C बना है, या मैं यहां पे X लिखूं तो आराम से समझ सकते हो, अगर यदि ये X बना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है X ये बना है भाई, X ये मोल, X मोल्स ये डिसोसिएट हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन X टूट रही है तो ये X ही बनने लग रही है। बात क्लियर है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अब हमसे कोई ये पूछ रहा है कैलकुलेट करो इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हम चलते हैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, पहले हम रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम क्या चीज करना चाह रहे हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या आएगा भाई, फाइनली ये है मेरे पास एक टाइम पीरियड हो गया, टाइम टी पे, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, जब ये जीरो है इनिशियल है उस टाइम में सी मैक्सिमम, और फाइनल मेरे पास ये, तो मेरे पास क्या होगा वो ये होगा, टाइम टी से जीरो पे जाएंगे तो मेरे पास सी मैक्सिमम माइनस सी, या एक्स, यहां पे एक्स ले रहे माइनस एक्स, किसमें से डिफरेंस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस सी मैक्सिमम, डिवाइड करते हैं इसको तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज टाइम टी माइनस जीरो, ये आएगा मैक्सिमम टाइम माइनस, सॉरी सी मैक्सिमम माइनस एक्स माइनस सी मैक्स। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो सी मैक्स से सी मैक्स कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन टी, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहे, क्या कभी एक बात सोच के देखो, क्या हम कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो क्या हमारी रेट नेगेटिव होती है भाई। मैंने अगर यदि मान लो सपोज करो मैं यहां से चलने लगा और मैं वहां तक पहुंचा तो क्या कभी मैं नेगेटिव में जा सकता हूं, क्या मेरी स्पीड नेगेटिव में हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करना चाहूं, किस टर्म में इंडिकेट करूंगा, मैं इंडिकेट करूंगा इसको किसकी टर्म में, क्योंकि हमने एक बात बोली है एवरेज रेट को हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, और डेल्टा में क्या बताता है, डिफरेंस बताता है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहां पे डेल्टा से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डेल्टा से इंडिकेट किया। किसमें चेंज आ रहा है, तो वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में चेंज है तो डेल्टा सी ओवर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा टी, यही होगा, इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन टी। अब रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब जब मैं रिएक्टेंट के लिए निकालूंगा, रिएक्टेंट के लिए, तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूं, और पॉजिटिव कब बनेगा, जब मैं दोनों तरफ नेगेटिव लगा दूं, मैं इधर भी नेगेटिव लगा दूं, इधर भी नेगेटिव लगा दूं, मतलब मेरे पास में एक चीज कंक्लूजन निकल के आई, और वो क्या निकल के आया, क्या निकल के आया कि मेरी जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के लिए रेट नेगेटिव आ रही है, उसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, तो हम उसके लिए रिएक्टेंट के बाहर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन, उसके रेट के बाहर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और जैसे ही नेगेटिव साइन लगाया, जैसे ही नेगेटिव साइन लगाया तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट हम क्या अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, हम इस तरीके से दिखाना स्टार्ट कर देते हैं।
अब एक बात समझना है, ये नेगेटिव साइन ये नहीं बता रहे, नेगेटिव साइन ये नहीं कह रहा है कि भाई ये नेगेटिव है, रेट नेगेटिव है, नहीं, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट है वो खत्म होने लग रहे हैं, बन नहीं रहे। क्लियर? दूसरी तरफ चलते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर किसके लिए? किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। अब हम प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, प्रोडक्ट पे चलते हैं। चलो, प्रोडक्ट पे क्या होगा कि मेरे पास में रेट निकाल रहे, टाइम 0, उस टाइम में कंसंट्रेशन कितनी? कंसंट्रेशन मेरी 0। टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या हो गई? दैट इज x। तो अगर यदि हम इसमें निकालने चाहें, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंस ही हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास क्या होगा? डेल्टा कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है? किसके लिए निकाल रहे हैं हम? प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं। और वो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आएगी वैल्यू निकल के? x माइनस 0, x माइनस 0 अपॉन टाइम के, टाइम टी, फाइनल टी है, इनिशियल के 0, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई? x अपॉन टी। ये बात देखिए अब यहां पे प्रोडक्ट के लिए क्या रहे? पॉजिटिव। प्रोडक्ट के लिए डेल्टा सी बाय डेल्टा टी फॉर प्रोडक्ट, ये आ रहा है मेरे पास में पॉजिटिव, तो हम रेट तो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल हम इसके आगे कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे। ये हमारे पास सिंपली सीधा पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव साइड किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? कि प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। और रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? ये जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। बात क्लियर है? तो ये हो गया मेरे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। ये मेरे पास एवरेज रेट है, एवरेज किस तरीके से हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एवरेज रेट का क्या होगा। देखो, जैसे मान लो, क्योंकि हमें एक चीज पता चल गई, नोट कर सकते हो, इस चीज को नोट कर लेना। अब यहां पे समझना है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मेरे पास रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं। पहला ग्राफ रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है। यहां पे अगर यदि मान लो सपोज करो, जब रिएक्टेंट है तो वो डिक्रीज होगा इनिशियली। मान लो सपोज करो मैं कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ कर रहा हूं, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास ग्राफ ड्रॉ करने। जब हम रिएक्टेंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो रिएक्टेंट इनिशियल कंडीशन में जब मेरा टाइम 0 है उस टाइम में कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जब टाइम 0 है उस टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। और जब मैक्सिमम है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये रिएक्शन में रिएक्टेंट खत्म होना स्टार्ट होगा। खत्म होगा तो इस तरीके से कोई ग्राफ आएगा, भाई डिक्रीज होगा, इस तरीके से डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब मान लो सपोज करो आपसे कोई भी पूछ रहा है कि इसकी एवरेज रेट निकाल के दो, हमें एवरेज रेट निकालिए, तो आप चलोगे कि चलो भाई मैं एवरेज रेट निकाल के देता हूं आपको। निकालने चलते हैं। क्या बोला उसने कि आप टाइम T1 पे, टाइम T1 है, उस टाइम में आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी कहीं भी है। भाई टाइम 0 ले लो, टाइम T ले लो, एक ही बात है, कोई भी टाइम ले सकते हो आप। यहां पे थे, या मैं ऐसा कहूं, मान लो सपोज करो, छोड़ो इसको रहने दो, हमने जो पीछे अज्यूम किया है वही चीज लेके चलते हैं। टाइम T पे, जहां पे टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, उस टाइम में आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। जब आपका टाइम T इज इक्वल्स टू 0 है, जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हो जहां पे कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की है, उस टाइम में टाइम 0 आपकी जो कंसंट्रेशन थी वो मैक्सिमम थी। अब रिएक्शन कुछ टाइम T पीरियड के लिए चल के गई है, टाइम T पीरियड ये है मेरा, इस पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो वो कंसंट्रेशन मेरे पास यहां पे ये आगे, ये आगे, यहां पे ये है, यहां पे ये है, यही है। दोनों के बीच में ये C मैक्सिमम है और ये C मैक्सिमम माइनस C है, ये है। इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, तो हम ये कह देंगे यहां पे और यहां पे आते हैं। तो अगर यदि मैं
इसके बीच का क्या निकालना चाहता हूं, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट क्या होगा, C2 माइनस C1 दैट इज C फाइनल माइनस C इनिशियल। तो यहां पे इसके बारे में आ जाएगा, जो अगर यदि आप किसी बीच में टाइम पीरियड पे लेते हो तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ सकते हो कि मैंने यहां पे ले लिया है ये वाला, ये वाला, इनके बीच का जो भी, इनके बीच में जो चेंजमेंट आ रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो हमारे पास में ये एवरेज रेट है जो इंडिकेट करेगा कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करें। क्लियर। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी इसकी, हमेशा नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव ही आनी है, हमेशा नेगेटिव आनी है। और नेगेटिव आनी है तो एवरेज रेट को किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट अपॉन टाइम, नेगेटिव इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि C2 की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। छोटी क्यों होगी, क्योंकि रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। दूसरी तरफ चलते हैं। अगर मेरे पास में ये रिएक्टेंट है तो अब हम प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, टाइम विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। हम यहां पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हमारे पास इनिशियल टाइम है, टाइम 0 है, उस टाइम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट बना है क्या, नहीं बना है। प्रोडक्ट नहीं बना है तो इसका मतलब ये कहां है, 0 पे है। उसके कंसंट्रेशन भी 0 है, टाइम भी 0 है, दोनों चीजें 0 है, दोनों चीजें 0 है। जैसे जैसे मेरे पास में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, टाइम बढ़ना स्टार्ट होगा, रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी, मतलब मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करके जाएगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। जब इंक्रीज कर गया तो यहां पे मेरे पास में टाइम 0 है, ये टाइम इज इक्वल्स टू 0, कंसंट्रेशन भी 0 है। इस टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे टाइम दैट इज T1, कंसंट्रेशन दैट इज C1। क्योंकि हमें तो इंटरवल दिया जाएगा ना कि भाई इस इंटरवल में बताओ टाइम T2 दैट इज T2 टाइम। तो इस टाइम में इसकी कंसंट्रेशन, इसको रिप्रेजेंट कर लो यहां पे, और इसकी कंसंट्रेशन ये होगी दैट इज C2। अब देखो कंसंट्रेशन कौन सी ज्यादा है, C2 माइनस C1 करेंगे तो ये वाली ज्यादा है। तो अगर यदि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट में चेंज डीपी, सॉरी डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। मेरे पास ये चेंज आ गया। क्या है ये, प्रोडक्ट की एवरेज रेट। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास में एवरेज रेट है। एवरेज रेट को हम इतना इजीली हम मेजर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि एवरेज रेट हर जगह पे पॉसिबल नहीं है, मतलब ट्रू वैल्यू नहीं आती है हमारे पास में कि हम कितनी तेज स्पीड से चल के आए। क्योंकि मान लो सपोज करो अगर यदि हम चल के आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम चले, ठीक है, घर से चलना स्टार्ट किया हमने, यहां पे आ गए, हमें इस डिस्टेंस पे जाना है, मान लो मेरे को 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, यहां तक डिस्टेंस कवर करते करते मेरे को 5 किलोमीटर लग गए, सॉरी 5 घंटे लग गए, 5 किलोमीटर सॉरी 5 घंटे लग गए, ठीक है। और जब मैं नॉर्मल जाता हूं कई बारी तो मेरे को 3 घंटे लगते हैं, और अब मैं जा रहा हूं तो 5 घंटे लगते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे को रास्ते में अगर कितनी हर्डल्स आ रही, कुछ जगह पे मेरे को रुकना भी पड़ रहा है, कुछ जगह पे मेरे को तेज भी जाना पड़ रहा है। एवरेज रेट मुझे क्या बताएगी कि मैं कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा हूं, किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा हूं। एवरेज रेट मेरे को यह बताएगी कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड के बीच में मैं किस स्पीड से चला हूं, वो मेरे को एवरेज रेट बताएगी। मुझे किसी ने ये थोड़ी बताया कि मैं बीच में कहां रुका हूं, कितनी देर रुका हूं, ये नहीं बताया। ये एवरेज रेट एक्सप्लेन नहीं कर रही है। बात क्लियर है। इसके लिए हमारे पास दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट। सेकेंड हमारे पास में पॉइंट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
क्या होता है इंस्टेंटेनियस? देखो इसका नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी एक जगह पे जहां पे मुझसे ये पूछ लिया कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और वहां पे मैंने चेक कर लिया कि अब मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ। अब गाड़ी खड़ी है तो उसमें कोई स्पीड थोड़ी आएगी, तो मुझे पता चलेगा हम तो खड़े हैं। चल रहा हूँ तो वहां पे पता चलेगा मेरे को मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ, मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। कुछ पर्टिकुलर जगह पे मैं जाके देखूंगा तो मेरे को लगेगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। मतलब मेरी वेरिएशन हो रहा है ना, अलग अलग कंडीशन पे मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ मुझे वो पता चल रहा है इंस्टेंट पे। अगर यदि मान लो सपोज करो यहां पे मेरे को इस पर्टिकुलर कंडीशन पे पता करना है, मुझे ये नहीं पता करना है कि यहां से यहां के बीच में कितना टाइम लग रहा है, नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं पता करना है कि इस टाइम पीरियड के बीच में कितना टाइम लगे, नहीं, मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर जगह पे रेट निकालनी है। मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, मुझे इस पर्टिकुलर, क्या मेरे पास कोई टाइम इंटरवल दिया है, मुझे इंटरवल गिवन है क्या कि भाई इतने टाइम के बीच में निकालो, नहीं, इंटरवल क्या है इंटरवल, मुझे तो सीधा यहां बोल दिया कि बताओ 30 सेकंड बाद में कहां पहुंचे, बताओ मुझे, यहां पे ये बोल दिया, यहां पे एक पर्टिकुलर वैल्यू बोल दी कि बताओ आप 2 घंटे बाद कहां पे पहुंचे हो, 2 घंटे बाद कहां पे पहुंचे हो। आपसे ये थोड़ी बोला है किसी ने कि आप 2 घंटे तक कैसे जा रहे हो या आप इतने टाइम पीरियड में कहां पर हो। आपसे क्या बोला है, 2 घंटे बाद। आप 2 घंटे बाद फोन करके पूछेंगे हाँ कहां पे हो, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर जगह पे पूछ रहे हो कोई, ठीक है, गाड़ी में जा रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि मैं इस स्पीड से चल रहा हूं, तो इंस्टेंटेनियस रेट यहां पे है, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, आपने एक चीज सुनी होगी, एक पढ़ी होगी, अगर यदि मान लो सपोज करो कोई भी मेरे पास में इस तरीके से है, अगर यदि मैं उसके साथ में कोई भी उसको टच होते हुए, अगर किसी भी कोई भी मान लो सर्कल है, इसको टच होते हुए मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या कहलाता है, उसका स्लोप ही तो कहलाता है, स्लोप। वो इस तरीके से जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कट करे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो उसको कट करे। ये क्या हो रहा है, ये जो कर्व थी, इस कर्व को किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे काटेगा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इसका स्लोप। क्लियर है, इसके स्लोप को मेजर किया जाता है, स्लोप इंडिकेशन होता है। अब ये स्लोप हमें क्या चीज बताता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो दूसरा हम क्या दिखाते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। एक और ग्राफ बना लेते हैं इसी में। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, क्योंकि हम एवरेज रेट को क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, टेंड्स टू 0, हमारे पास में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या इंडिकेट करेगा, क्या मेजर करके देगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम ये बोलते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, जब हमें क्योंकि टाइम इंटरवल नहीं दिया है, तो टाइम t एट पर्टिकुलर टाइम यहां पे टेंड्स टू 0 लेते हैं। टेंड्स टू 0 क्यों किया, क्योंकि हमें कोई इंटरवल नहीं दे रखा, हमें एक फिक्स कंडीशन दे दी, इस टाइम पीरियड पे बताओ। तो इंस्टेंटेनियस रेट होती है वो एवरेज रेट का टेंड्स टू 0 कर देते हैं, और वो इक्वल होता है किस तरीके से, क्योंकि हम स्लोप में दिखाते हैं, और स्लोप को हम डिफरेंस की फॉर्म में दिखाते हैं, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दिखाते हैं, डी की टर्म में दिखाते हैं, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन में दिखाना है, तो dc/dt, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। मुझे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, अब मैं डेल्टा यूज नहीं कर रहा हूं यहां पे, क्यों, क्योंकि मैंने अगर डेल्टा यूज किया तो डेल्टा में बताता है डिफरेंस को, कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या है, मुझे यहां पे डी लेना पड़ेगा, dc/dt, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लो ये और क्या आ रही है, मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, तो मैंने यहां पे स्लोप ड्रॉ किया, ये स्लोप ड्रॉ किया, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चाहिए, तो मैं इसके स्लोप को कैलकुलेट कर लेता हूं, और वो स्लोप ही मुझे बताता है इंस्टेंटेनियस रेट। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो इंस्टेंटेनियस रेट मुझे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे बताएगा, पर्टिकुलर सिचुएशन में बताएगा, पर्टिकुलर जगह पे बताएगा। लेकिन अगर यदि हम बात करेंगे एवरेज रेट की,
तो वो मुझे किसी भी टाइम पीरियड के बीच में, इंटरवल के बीच का टाइम पीरियड बताएगा। इंटरवल में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ किस सिचुएशन में हूँ, ठीक है, वो मुझे एवरेज रेट बताता है। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? जैसे हम प्रोडक्ट के लिए देखें इसका ग्राफ, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप निकालते हैं, ये हमारे पास स्लोप हो गया। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका स्लोप जिस लाइन पे कट करेगा, जिस जगह पे कट करेगा, वो उसका स्लोप ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर? दोनों चीजों को। अब क्योंकि एक चीज और जो समझनी है, देखो इसका स्लोप है वो डाउनवर्ड है, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए जो आपका स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज जो भी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। इंस्टेंटेनियस रेट ही हमें पढ़ना है, हम यही पढ़ेंगे कि इंस्टेंट पे हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। क्लियर? बात क्लियर हो गई? तो हम इन सब चीज़ों को डील करेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होगी, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू दैट इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट के लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी और रिएक्टेंट के लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? नेगेटिव में हम इंडिकेट करते हैं जो हमें बताता है क्या कि भाई इसमें डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज हो रहा है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है? तो ओवरऑल इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है, उन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि जो हम कल पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो हम बहुत आराम से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? वो तभी समझ आएगा जब आपको इनके बारे में बिल्कुल आराम से पढ़ने में या पता चलेगा कि एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरीके से जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। बात क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।